हाय स्टूडेंट, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग वीडियो में देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आज हम लोग इस वीडियो में लॉगरिथमिक फंक्शन में इसका डेफिनेशन देखेंगे, लॉगरिथमिक का डोमेन रेंज निकालना सीखेंगे और लॉगरिथमिक का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में किया जाता है। तो उस प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनता है उस ग्राफ को भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू चैनल का बाकी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो वो भी चैप्टर टॉपिक वाइज, तो मैथ जोन बाय मनोज सर मेन साइड में जाइए। मेन साइड में जाने के बाद देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट के बाद जैसे आप खोलिएगा यहाँ पे सारा आपको टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज सारा वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको जिस चैप्टर में सीखना है, जिस चैप्टर को जानना है, जिस टॉपिक के बारे में जानना है, उस टॉपिक में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से क्लिक कीजिए और वहाँ से आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्या होगा कि एक ही साथ सारा वीडियो आपको मिल जाएगा ताकि आप जीरो लेवल से हाई लेवल तक इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे हमको मैट्रिक्स के बारे में जानना है तो मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पे सारा वीडियो अवेलेबल है, वो भी पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से लेके। अगर मैट्रिक्स में 11 वीडियो है तो 11 वीडियो यहाँ पे देखिए अवेलेबल है। डिटर्मिनेंट है, इसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़ना है तो डिटर्मिनेंट का भी देखिए यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। तो इस तरह से प्लेलिस्ट में जाके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका या फिर यूट्यूब में जाइए। यूट्यूब में यहाँ पे सर्च ऑप्शन में देखिए मैथ जोन बाय मनोज सर, यानी मैथ जोन बाय मनोज सर करके यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। यहाँ से मेन साइड में जाइएगा तो मेन साइड के बाद देखिए पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप फिर वही सारा चीज़ यानी कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा और यहाँ से किसी भी टॉपिक को, चैप्टर को आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, तो ठीक है। और इसके बाद मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फंक्शन, चलिए लॉगरिथमिक फंक्शन को जानने से पहले हम लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जानना होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि fx = a का पावर x होता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि a एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का जो वैल्यू डिपेंड करता है वो a पे डिपेंड करता है। यहाँ पे a का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन याद रखना है। तो जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है r और इसका जो रेंज होता है वह 0 से इन्फिनिटी होता है, यानी कि इसका पॉजिटिव वैल्यू होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक फंक्शन डिफाइंड है, देखिए एक फंक्शन डिफाइंड है y = a के पावर x, जो डिफाइन है मान लेते हैं सेट a से b। तो a क्या होता है, डोमेन होता है। ये आपका डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, आपका रेंज हो गया। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो डिफाइन है, ठीक है, या यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग ऊपर में देखिए a का पावर x है, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि हम लोग यहाँ पे रियल नंबर का वैल्यू बैठा सकते हैं। यानी पॉजिटिव भी बैठा सकते हैं और नेगेटिव भी बैठा सकते हैं। लेकिन इसका जो इमेज आएगा किसमें, सेट b में, वह हमेशा पॉजिटिव आएगा। कभी भी एक्सपोनेंशियल का पावर अगर हम लोग नेगेटिव बैठाते हैं, पॉजिटिव बैठाते हैं तो हमेशा इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। यानी कि जब भी रिजल्ट आएगा ये 0 आएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में आएगा, ठीक है। यानी कि जब भी वैल्यू तो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, जो भी रिजल्ट आता है यानी कि पॉजिटिव आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वह कुछ भी हो सकता है, टोटल रियल नंबर है। लेकिन रेंज जो होता है वह 0 और इन्फिनिटी के बीच में ही आता है, ठीक है। यानी कि 0 भी नहीं आएगा और इन्फिनिटी भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आता, इन्फिनिटी भी नहीं आता, इसके बीच में आता है। यानी कि रेंज जो होता है वह 0 और इन्फिनिटी होता है, जैसे ओपन इंटरवल, इसका मतलब 0 भी नहीं होगा और इन्फिनिटी भी नहीं होगा, उसके बीच में जितना सारा वैल्यू होगा सब होगा। ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन और रेंज। तो आखिर हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इन्वर्स निकलता है उसी को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सवाल, अभी हम लोग फंक्शन डिफाइन किए थे a to b। अब यह फंक्शन अगर मान लेते हैं यहाँ से b to a अगर डिफाइन हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर हम लोग इधर से उल्टा आ जाएंगे तो यहाँ पे x इधर आ जाएगा, तो x = मेरा बन जाएगा कितना, log बेस a और यहाँ पे कितना y। यानी कि अब लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए b क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा,
रेंज हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बी बन जाएगा, ठीक है, जो क्या था एक्सपोनेंशियल के लिए रेंज था, यानी एक्सपोनेंशियल के क्या था रेंज था, ठीक है। अब इधर से डिफाइन हो जाएगा तुम्हारा ए, जो क्या था एक्सपोनेंशियल के लिए डोमेन था। अब यह जो फंक्शन डिफाइन होगा बी से ए, देखिए बी से ए क्या हो गया डिफाइन, x इक्वल टू log y टू द बेस ए, ठीक है। अभी देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन था जो a से b था, अब b से a डिफाइन हो गया तो क्या हो गया log में आ गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल का जो इन्वर्स होता है उसी को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। तो अब इसका देखिए रेंज कितना हो जाएगा, तो रेंज अभी क्या था इसका 0 से इन्फिनिटी था लॉगरिथमिक का, तो वह रेंज क्या बन जाएगा डोमेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा डोमेन। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ 0 के अंदर 0 को नहीं लेना है, 1 2 3 4 आने की पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है पॉजिटिव। और इसका इमेज जो यहाँ पे आएगा, इसका जो इमेज आएगा किस में ए में, वह क्या होगा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डोमेन हम लोग यहाँ पे देखे थे, देखिए रियल नंबर, डोमेन क्या देखे थे रियल नंबर, तो वह डोमेन क्या हो जाएगा अब रेंज हो जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा रियल नंबर हो गया। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग देखिए डोमेन 0 टू इन्फिनिटी और रेंज क्या हो गया रियल नंबर, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो फंक्शन डिफाइन है इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी एक लाइन में कह सकते हैं कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इन्वर्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन कि द इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी कि जैसे हम लोग y इक्वल टू ए के पावर x क्या था एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, अगर इसका इन्वर्स अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा x इधर आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू तुम्हारा log y हो जाएगा और टू द बेस a। यानी कि किसी भी फंक्शन का जो यहाँ पे लिखा रहता है इसको हम लोग बेस पढ़ते हैं, दैट इज़ यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे log, इसके सीधे में y लिखा जाता है और इसके पैरेलल यहाँ पे a लिखा जाता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं log x। क्या पढ़ते हैं इसको log, यहाँ पे y है तो इसको log y पढ़ेंगे। ये जो a है इसको हम लोग बेस पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं बेस पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग क्लियर हो गया कि y इक्वल टू ए के पावर x एक्सपोनेंशियल है, तो इसका इन्वर्स जो होगा x इक्वल टू log y। तो क्लियर हो गया कि एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स ही क्या होता है log होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि x का जो एलिमेंट है, x का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे देखिए फिगर में ये तुम्हारा x था, ये जो क्या था रियल नंबर था, यानी कि x बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में, एंड ये क्या था y था, और y क्या बिलोंग्स करेगा y बिलोंग्स करेगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में। अब हम लोग क्या यहाँ पे करना है इसको रिप्लेस करते हैं। जनरली हम लोग log को कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू यहाँ log y हो गया, लेकिन जो जनरल फंक्शन डिफाइन होता है वो y इक्वल टू fx होता है। जनरल फंक्शन क्या होता है y इक्वल टू fx होता है। अब इस फंक्शन को भी अगर हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो x और y को क्या करना है इंटरचेंज कर देना है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा log x टू द बेस a। क्या पढ़ना है log x टू द बेस a। तो जैसे इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स करेगा किस में, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी में, एंड y बिलोंग्स करेगा किस में r में। जैसे हम इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर भी रिप्लेस होगा, यानी x का जगह y हो जाएगा और y के जगह पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि x क्या होता है हमेशा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। x किसको रिप्रेजेंट करता है डोमेन को, y किसको रिप्रेजेंट करता है तो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या हो गया 0 टू इन्फिनिटी और रेंज क्या हो जाएगा रियल नंबर। क्लियर हो गया। चलिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करने के लिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द log x। तो जनरली हम लोग log कैसे लिखते हैं y इक्वल टू log x टू द बेस a को बोलते हैं बेस। यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, अगर मान लेते हैं कि log बेस अगर a है और यहाँ पे अगर m इंटू n, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है
तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग लिखते हैं, log m बेस a, यानी कि बेस में कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। प्लस होता है log n टू द बेस a। ये देखिए पहला प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ पे हम लोग आएंगे दूसरा प्रॉपर्टी, अगर इसी चीज़ को log बेस a है, अगर मान लेते हैं कि m/n हो, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, तोड़ देंगे log m टू द बेस a, फिर यहाँ पे माइनस होगा। देखिए जब प्रोडक्ट में था तो प्लस हो गया, जब यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो माइनस होता है log m टू द बेस a, यानी कि LHS को हम RHS के फॉर्मेट में और RHS को LHS के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी में चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि log बेस, अगर मान लेते हैं यहाँ पे a है, अगर x के पावर अगर हम लोग यहाँ m ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि log x के पावर m है, या m जो होता है आगे आ जाता है, यानी कि इसको हम लोग m लिख सकते हैं, log x लिख सकते हैं टू द बेस a, ठीक है। तो यहाँ पे बेस a रहता है, बहुत सारा फंक्शन में क्या होता है, log में a बेस को साइलेंट कर देता है। वह कब करता है, जब यहाँ पे a का वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e लिखा रहता है, ठीक है। हम लोग और भी एक देखते हैं, चौथा नंबर प्रॉपर्टी में देखते हैं कि अगर log a लेते हैं और बेस अगर a है, अगर log का वैल्यू बेस दोनों बराबर होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, अगर log हम यहाँ 3 लिए और यहाँ बेस कितना है 3 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इसी तरह से हम लोग जनरली यूज़ करते हैं 10 में, जैसे log 10 है, अगर यहाँ बेस 10 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 है और यहाँ 2 हम दे दिए, या बेस 10 के सिवा कुछ और रहेगा, तो इसका वैल्यू कभी भी 1 नहीं होता है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसका यूज हम लोग केमिस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। हम लोग 5 नंबर के प्रॉपर्टी में आते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि log, ठीक है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं log a है और a का पावर कितना है m है, और इसके सीधे यहाँ पे x है। यहाँ पे ध्यान देना है कि बेस का पावर कितना m है और ये कितना है log x है, तो इसका जो बेस का पावर होता है इसको हम लोग 1/m लिख सकते हैं। कितना 1/m, और इसको सीधा सीधे हम लिख सकते हैं log x टू द बेस a। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे log है, यहाँ पे चलिए x है, यहाँ पे 4 है, तो 4 को जनरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, x 2 का पावर 2। अब हमको बेस अगर 2 बनाना है, ऐसा क्यों करते हैं, कभी ज़रूरत पड़ता है बेस को 2 बनाना है, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है 2 है, अब इस 2 को हम मतलब आगे 1/2 लिख सकते हैं, और log x और बेस कितना 2, तो देखिए मेरा बेस कितना बन गया 2 बन गया, अभी कितना था 4 था। तो इस फार्मूला का यूज़ करके बेस को हम चेंजिंग कर सकते हैं। अगर स्क्वायर में रहेगा, जैसे a का पावर m है, तो m तुम्हारा आगे हो जाता है 1/m के फॉर्मेट में। इसी भी चीज़ को हम दूसरे तरीके से एक और फार्मूला याद कर सकते हैं। वह क्या है, अगर मान लेते हैं कि log अगर a के पावर m है और यहाँ x के पावर n है, तो हम लोग को पता है x के पावर n वाला पीछे आता है और a के पावर m वाला क्या हो जाएगा m हो जाएगा, तो इसको m/n और log x टू द बेस कितना a लिख सकते हैं। ये हो गया आपका छठा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको लिख लो, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते। चलिए 7वां प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे log है, log b है और यहाँ पे बेस कितना है a है। अब सपोज दैट हमको बेस को अगर चेंज करना हो, क्या करना हो, बेस को अगर हमको चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए सपोज अब b को हमको a में बनाना है और a को b में बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको बट्टा करेंगे, 1/ तुम्हारा हो जाएगा log, ये देखिए बेस जो है वो log में आ जाएगा, यहाँ log a, और जो b है ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि बेस a। यानी कि कभी भी अगर बेस और log को अगर हमको इंटरचेंज करना है तो उसको हम लोग बट्टा में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि log, यहाँ पे चलिए x ले लिए, यहाँ पे 2 ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल जो नीचे आ गया, यानी कि बेस में आ गया, और log का वैल्यू 2 है, तो वेरिएबल को ऊपर ले जाना है, तो इसको हम 1/ कर सकते हैं, कितना log x टू द बेस 2। तो इस तरह से हम लोग बेस और log को एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 से, ठीक है।
आठवां प्रॉपर्टी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं कि लोग यहाँ पे बी है और यहाँ पे बेस कितना है, ए है। अब सपोज दैट अगर हमको बेस ई में लाना है, ऊपर वाला को भी और नीचे वाला को, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है। देखिए फार्मूला में हम लोग लिखेंगे। देखिए बी ऊपर में है तो इसको ऊपर में ही रखेंगे, ठीक है। याद रखने का बहुत आसान तरीका है। ए नीचे है यानी कि बेस में है तो इसको नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे जो बेस है ई डाल दिए दोनों में। अब जो बेस यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ई भी डाल सकते हैं, एम भी डाल सकते हैं, तो दोनों में हम बेस ई डाल दिए। देखिए दोनों का बेस सेम हो गया और दोनों का देखिए फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे टूट गया। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि लोग अगर वाई है, अब बेस अगर एक्स है, अगर इसको तोड़ना है तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे, लोग वाई टू द बेस ई बटा लोग एक्स टू द बेस ई हो गया, ठीक है। तो इसका यूज़ भी हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी बहुत ज़्यादा संख्या में करते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 9 नंबर। 9 नंबर का प्रॉपर्टी क्या हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मान लेते एक का पावर अगर यहाँ पे लोग है, ठीक है, ए के पावर लोग, यहाँ बेस अगर ए है और यहाँ पे अगर एम है, तो इसका सीधा वैल्यू हम लोग लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, एम। यहाँ पे देखिए बेस ए है, यहाँ पर भी ए है, देखिए लोग एम है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, एम। यानी कि जैसे हम लोग अगर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे हम लोग मान लेते ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। लोग अगर यहाँ पे एक्स मान लिए और यहाँ पर भी बेस कितना है, ई है, यहाँ पे बेस ई साइलेंट भी रहता है यानी कि ई लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और हम लोग 10वां नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। 10वां नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर मान लेते हैं यहाँ ए है और लोग अगर यहाँ पे बेस अगर हम लोग सी मान लिए, यहाँ पे बी है, तो देखिए ये दोनों तो अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, इसका वैल्यू डायरेक्ट बी होगा, नहीं होगा, यानी इसका डायरेक्ट बी हम लोग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे बेस देखिए अलग है, यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, देखिए सेम है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, लेकिन यहाँ का दोनों अलग है, इसलिए नॉट बी लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, अगर हमको काम करना है कि बी को हमको यहाँ लाना है, ठीक है, बी को यहाँ लाना है और ए को यहाँ ले जाना है, तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपली ले जाना है। बी को नीचे उतार दिए, ठीक है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, लोग बेस सी है, ए यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। इसका यूज भी हम लोग बहुत सारा इंटीग्रेशन वगैरह फंक्शन में करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे x है, सपोज दैट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लोग है, अब वो यहाँ पे वेरिएबल का यूज है, देखिए यहाँ पे चलिए 3 ले लिए। अब हम लोग अगर इसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो सबसे पहले x का पावर n यानी x का पावर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, तो इसको अगर चेंज करना रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x को यहाँ ले आ सकते हैं, लोग 2 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेस 3। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, x का पावर n के टर्म में ले आए, इसके बाद इसको हम आसानी से इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से लोग का हम लोग यूज़ करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि लोग x का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे जनरली लोग का वैल्यू क्या करते हैं, जैसे लोग 1, तो लोग 1 को अक्सर क्या करते हैं, 0 करते हैं, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पे बेस कितना हो, a, ठीक है, अब a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लोग 1 का वैल्यू अक्सर हम लोग क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। इसका अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं कि बेस कुछ भी हो, यानी कि a का वैल्यू हमेशा लाइक करता है 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए या फिर 1 से बड़ा होगा। इन 3 कंडीशन में यहाँ पे बेस लाइक करता है। तो वैसे सारे कंडीशन में लोग 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। चलिए हम लोग लोग का एक्सपेंशन देखते हैं, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ लोग, इसका 2 होता है, लोग 1 प्लस एक्स। तो लोग 1 प्लस एक्स का होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4, यानी कि प्लस रहने पे अगर यहाँ पे प्लस है तो साइन में अल्टरनेट चलता है, यानी कि प्लस माइनस चलता है। लेकिन अगर यहाँ माइनस हो तो प्रत्येक टर्म में क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि लोग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4, इसका कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चलता है, ठीक है। इसका प्रूफ हम लोग मैक्लोरियन टेलर्स थ्योरम से हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन के रूप में हम लोग याद रखना है, इसको हम लोग लिमिट वगैरह और बाकी चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं। हम लोग ग्राफ का बात करने के लिए जा रहे हैं कि लोग y इक्वल टू लोग x a का ग्राफ कैसे बनता है।
तो टोटली यहाँ पे डिपेंड करता है बेस पे। तो बेस यानी ए का जो वैल्यू होता है, ए का वैल्यू अक्सर लाई करेगा तुम्हारा, देखिए ए का वैल्यू जो लाई करता है, ये देखिए 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। पहला कंडीशन 1 से बड़ा हो सकता है, यानी कि ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, या दूसरा कंडीशन 0 या 1 के बीच में होगा, यानी कि ए का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इन इतने ही वैल्यू पे यहाँ पे ए लाई करता है, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हम लोग यहाँ पे केस वाइज बात करेंगे कि जब ए का वैल्यू जो बेस है, ए का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि 1 से बड़ा है, ए का वैल्यू क्या है, अगर 1 से बड़ा है, तो वैसे कंडीशन में y इक्वल टू log x का जो वैल्यू होता है, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स को हम लोग लिखते हैं क्या, log x टू द बेस a। यहाँ पे देखिए a पे डिपेंड करता है, तो इसका वैल्यू भी यहाँ पे वेरी करेगा। किस पे वेरी करेगा, तो x पे वेरी करेगा। तो x का वैल्यू अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर 0 से बड़ा लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि x का वैल्यू लाई करेगा कहाँ, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 भी नहीं होगा, इन्फिनिटी भी नहीं होगा, यानी कि 0 और इन्फिनिटी के बीच में ही लाई करेगा। तो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, देखिए हम एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। लेकिन जब x का वैल्यू इसमें लाई करेगा, देखिए इस जगह पे, यानी कि 0 और 1 के बीच में, तो log x का जो वैल्यू होगा वह हमेशा 0 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी 0 से छोटा होगा मतलब नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन में जब x का वैल्यू अगर 1 के बराबर हो, देखिए दिख रहा है, यानी x का वैल्यू जो 1 के बराबर हो, तो log का वैल्यू हम लोग याद किए थे कि हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। अगर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, ये देखिए 0 और 1 के बीच में हो तो हमेशा 0 से छोटा होगा, लेकिन अगर 1 के बराबर होगा तो 0 हो जाएगा। तीसरा कंडीशन, अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, अब इधर चलते हैं, देखिए इधर, यानी कि 1 को छोड़ के इधर चलेंगे, यानी 1 से बड़ा होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो नेगेटिव आता है, 1 होगा तो 0 होगा, और x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव आता है। अब ग्राफ जो बनता है तो इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। अगर हम ग्राफ का बात करते हैं, तो ग्राफ को समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू लेते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x का वैल्यू कहता है कि 0 और 1 के बीच में, 0 तो कभी नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा है, 0 कभी ले सकते हैं नहीं। जब यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 0 और 1 के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, देखिए x का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 0 और 1 के बीच में, यानी तो 0 होगा नहीं, एक गैप होगा। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे इस चीज़ पे देखिएगा नेगेटिव आ रहा है, यानी y का वैल्यू नीचे जाएगा। तो नेगेटिव कितना जाएगा, जैसे जैसे हम x का वैल्यू 0 के और नज़दीक जाएंगे, y का वैल्यू ऊपर जाएगा, यानी कि इस तरह से देखिए ऐसे, और जैसे जैसे 1 की ओर जाएंगे वैल्यू 0 की ओर भागेगा। यहाँ पे देखिए 0, यानी कि जब x का वैल्यू हम लोग कितना ले लिए 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया 0, देखिए इस जगह पे कटेगा। फिर हम लोग जैसे जैसे आगे भागेंगे तो वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जैसे x का वैल्यू 1 से ज़्यादा लेंगे, देखिए जैसे हम लोग इधर भागेंगे ग्राफ किधर भागेगा, यानी कि पॉजिटिव की ओर, तो पॉजिटिव की ओर देखिए ऐसे भागेगा। समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे देखिए कभी y पे मिलेगा नहीं, या इन्फिनिटिव में इस तरह का मिलता है, इस तरह का, ठीक है, जिसको हम लोग इस लाइन को एसिम्पटोट्स लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये हायर क्लास में इसको समझोगे तो क्लियर हो गया कि जैसे x का वैल्यू 0 और 1, यानी कि जैसे जैसे x का वैल्यू हम 0 की ओर जाएंगे वैसे वैसे ही जो y का वैल्यू होगा नेगेटिव की ओर ऊपर जाता है। अब जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू 0 से दूर जाते हैं वैसे वैसे नेगेटिव का वैल्यू घटते चला जाता है और 1 पे 0 हो जाता है। और 1 के बाद जैसे हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे ग्राफ इधर पॉजिटिव की ओर बढ़ते चला जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया किसका ग्राफ, y इक्वल टू log x टू द बेस a, और जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सवाल करेंगे कि a का वैल्यू जब 1 से क्या हो, छोटा हो, तो लेकिन 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इस सेकंड केस का हम लोग ग्राफ देखते हैं कि क्या होता है। देखिए दूसरा केस में जब कहता है कि a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, इसका मतलब y इक्वल टू क्या, log फंक्शन है,
log a बेस कितना a, तो इसका वैल्यू क्या करेगा, चेंजिंग में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग a का वैल्यू 1 से छोटा लेंगे तो उसके बाद अगर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो यह पॉजिटिव हो जाता है, यानी log x का जो भी वैल्यू आएगा वह 0 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे x का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। लेकिन जैसे x का वैल्यू हम लोग 1 से बड़ा लेंगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए हम लोग लाइन के इंटरवल से हम लोग सीखते हैं, यहाँ पे 1 लिए, यहाँ पे 0 लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में लेंगे तो y का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब 1 का बात करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इधर जैसे 1 से बड़ा लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसी चीज़ को लिखे हुए कि x 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा, 1 होगा तो log का जो वैल्यू होगा वह 0 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 1 होगा तो 0 होगा। क्योंकि इसका log का जो वैल्यू आता है वो पॉइंट वगैरह में आता है, जिसको हम लोग लॉगरिथमिक टेबल से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा जाता है। कोई इंटीजर 1 2 अगर मान लेते हैं कि हम लोग लिखते हैं log 2, तो log 2 का वैल्यू कोई इंटीजर में नहीं आता, इसका जो भी वैल्यू होता है पॉइंट में आता है, log 3 log 4 log 5 log 6, ठीक है, जिसको हम लोग लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ करके इस सब का वैल्यू को निकाला जाता है। जनरली जब इसका यूज़ होता है तो इसका वैल्यू वहाँ पे दे दिया जाता है। तो इस तरह से देखिए log x का वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड हो गया। अब हम इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो देखिए ग्राफ का हम लोग जब यूज़ करेंगे तो ये तुम्हारा x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये तुम्हारा y डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल है, एक पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे, वह पॉइंट क्या लेंगे 1, क्योंकि मेनली 1 पे ही 0 होता है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे 1 लेना है। तो जैसे 1 लेंगे तो यहाँ y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे सवाल है, देखिए इसके बीच में x का वैल्यू कुछ भी लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ पे ले लो, तो y का वैल्यू देखिए यहाँ पॉजिटिव आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से देखिए ऐसे अगर यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं तो y का वैल्यू यहाँ होगा, जब यहाँ पे पॉइंट लेते हैं तो यहाँ होगा। इस तरह से क्या होगा, घटते हुए जाएगा, और जब 1 पे आएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए इस तरह से घटते हुए कहाँ पे मिलेगा, 1 पे मिलेगा। अब फिर हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा। देखिए इस तरह से वैल्यू बैठाते जाएंगे तो इस तरह से वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसे मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू किसका ग्राफ, log x टू द बेस है। लेकिन जब a का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो वैसे कंडीशन में होता है ग्राफ। तो हम लोग दोनों तरह के ग्राफ देख लिए। log का तो 2 टाइप का डिफाइन होता है, वह ग्राफ डिपेंड करता है किस पे, तो बेस पे डिपेंड करता है कि बेस a से बड़ा है या a से छोटा है। तो यह था लॉगरिथमिक का पूरा कंसेप्ट। हमको लगा कि तुम लोग को पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।